हेलो बहन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। आज बहुत दिनों बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मुद्दा ही इतना ज्वलंत है, मुद्दा ही इतना सेंसिटिव है कि हमें आपके सामने रूबरू होना पड़ा। एजुकेशन को लेकर जिस तरीके से मास मूवमेंट या मास मोबिलाइजेशन देखने को मिला है लुटियंस दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली कहे तो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट जहाँ पे है, जहाँ पे रायसीना हिल्स है, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल हाउस है, वहाँ पे ऐसा मास मूवमेंट और किसी इंपॉर्टेंट कॉज, किसी बेसिक नेसेसिटी के कॉज एजुकेशन को लेकर आज तक देखने को नहीं मिला। और ये जो मास मूवमेंट है वो कहीं से पैसे देकर नहीं बुलाई गई है, ये किसी ट्रक और ट्रैक्टर में नहीं लाई गई है जिस तरीके से इलेक्शन में लाई जाती है, जिस तरीके से रैलियों में लाई जाती है। ये मास मूवमेंट कल्बिनेशन है पिछले बहुत सालों से जो एग्जाम में धांधलियां हो रही हैं, जो एग्जाम के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो एग्जाम में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से नीट के पेपर लीक हुए, इन्हीं सभी मुद्दों को एक साथ एक मंच पे लाने का काम सोनम वांगचुक ने किया है, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट है, एक एजुकेशनलिस्ट है, और साथ ही साथ रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर है, जिन्हें हमारे ही देश के कुछ लोगों ने चाइना के फंडेड एजेंट बताने की कोशिश की, जिन्हें हमारे ही देश के कुछ लोगों ने उनके वीडियोस चला के ये बताया कि ये जो है पाकिस्तान जाते हैं, जिन्हें हमारे देश के कुछ लोगों ने ही पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई। इसलिए की गई क्योंकि एजुकेशन हमारी बेसिक नेसेसिटी नहीं है, हमारे बेसिक मुद्दे नहीं है, और हमारे बेसिक मुद्दे जो है अगर उन पे बात होती है तो कुछ लोगों को दर्द होता है, कुछ लोगों को तकलीफ होती है, और कुछ लोग चिल्लाते नहीं है। तो आज जिस तरीके से स्ट्रीट पे लोग आए, ये हमें याद दिलाता है 1905 स्वदेशी मूवमेंट, जो कि बंगाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड करने की बात कही थी, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इस बंगाल को डिवाइड करना था। मेन मोटो क्या था? मेन मोटो ये था कि बंगाल में बढ़ती नेशनलिज्म, राष्ट्रवादिता को खत्म करना। हिंदू मुस्लिम यूनिटी उस दिन बंगाल के सड़कों पे दिखी थी। हिंदू ने मुस्लिमों को थ्रेड बांधा था, मुस्लिमों ने हिंदू को थ्रेड बांधा था, और वंदे मातरम के नारे जो रोड पे चलने वाले लोग थे उन्होंने लगाए थे। लोग भूखे थे, लोग व्रत थे, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि उस समय हिंदू मुस्लिम यूनिटी एकदम टॉप और अपने पीक पे थी। वही हिंदू मुस्लिम यूनिटी आज के दिल्ली की लुटियंस दिल्ली में देखने को मिली, और कॉज जो है वो डिफरेंट है दोनों जगह, परंतु मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, मुद्दा एजुकेशन है। आपको बताता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने किया था, जो कि आज तक का एक सफल मुद्दा और सत्याग्रह का तरीका बन गया। हमारे देश के लोग भी चाहते कि श्रीलंका के जिस तरीके से लड़ाई हुई, श्रीलंका में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, नेपाल में जिस तरीके से जंगी प्रोटेस्ट हुआ, बांग्लादेश में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, हमारे देश की जो पुलिस फोर्सेज है, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, जो रैपिड एक्शन फोर्सेज है, वो इतनी मात्रा में नहीं थी जितनी मात्रा में स्टूडेंट थे, जितनी मात्रा में नौजवान थे, और जितने मात्रा में बुजुर्ग लोग भी वहां पे पहुंचे थे। तो वो भी चाहते तो वो रास्ता अपना सकते थे, परंतु ये देश जो है वो गांधी का है, ये देश जो है अम्बेडकर का है, और हमने गांधी से सीखा है कि अपनी बातों को कैसे मनवाया जाता है उस अंग्रेजों के खिलाफ। आज तो हमारी चुनी हुई सरकार है, परंतु हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने अहिंसक रूप से नॉन वायलेंट होके चीजों को अंग्रेजों से मनाने की कोशिश की थी, और हमें लग रही थी कि आजादी हमें मिलने ही वाली है जस्ट। परंतु चौरी चौरा कांड होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, क्योंकि वो कहे थे कि मैं किसी भी हिंसक प्रदर्शन का समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि अंग्रेज उसके बाद बहुत बर्बरता से पेश आते भारतीयों के ऊपर, इसीलिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चौरी चौरा इंसिडेंट में जितने भी लोग थे उनको टेररिस्ट का रूप देने का प्रयास किया था इंग्लैंड ने, मतलब ब्रिटिश सरकार ने। साथ ही साथ उसके बाद जो रिवोल्यूशनरी एक्ट हुआ, नौजवान किसान सभा का एस्टेब्लिशमेंट भगत सिंह द्वारा किया गया, और बहुत सारी जो इंसिडेंट हुआ, तो अंग्रेजों की नजर में तो भगत सिंह भी टेररिस्ट थे, अंग्रेजों की नजर में तो चंद्रशेखर आजाद भी टेररिस्ट थे, अंग्रेजों की नजर में तो जितने भी रिवोल्यूशनरी थे, जितने भी उग्रवादी लोग थे जो कि अपने आर्म रिबेलियन के लिए लड़ रहे थे, वो भी टेररिस्ट थे। परंतु सबका कॉज सेम था क्या? सबका कॉज सेम था कि हमें देश को आजाद करना है, हम भारत को स्वराज्य के रूप में देखना चाहते हैं, हम भारत को फुल्ली इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। कॉज सेम था, अलग अलग प्रोसेस थे, अलग अलग तरीकों से उस कॉज तक पहुंचना था। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च किया तो वहां पे उन्होंने कहा कि हमें जो है अहिंसा के रूप में आजादी चाहिए। भगत सिंह ने देखा कि अहिंसा से कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने हिंसक रूप अपनाया। परंतु ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे गांधी सही थी, या गांधी के बिना आजादी नहीं मिल सकती थी, या भगत सिंह के बिना आजादी नहीं मिल सकती। दोनों का कल्मिनेटिव इफेक्ट था जिसकी वजह से हमें आजादी मिली। परंतु आज की देश, आज की दुनिया इतनी बटी हुई है, इतनी कटी हुई है कि आज वो कहती है कि कोई भी अगर मंच पे जाता है और मंच पे जाके आपके धर्म का, आपके भगवान का विरोध कर देता है,
तो जब मास मूवमेंट होता है तो कॉज देखिए, कॉज है एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म, जो कि सबसे बेसिक कॉज है, जो सबसे जरूरी कॉज है, जिससे कि ये तय होगा कि कल और आज हमारा इलाज कौन कर रहा है, किस डॉक्टर के नेतृत्व में आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं। जब कॉज इतने बड़े होते हैं, जब इतना बड़ा मास मूवमेंट होता है, तो ये नहीं देखा जाता कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि वहां पे तरीके तरीके के लोग आए होते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आए होते हैं, बहुत सारे आईआईटीएन आए होते हैं, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर आए होते हैं, जो कि अपनी नौकरी को छोड़ के वहां पे बैठे होते हैं। वहां पे बहुत सारे अनपढ़ लोग भी आए रहते हैं, क्योंकि मास मूवमेंट तभी बनता है जबकि पढ़े लिखे, अनपढ़ और तमाम वर्ग के लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। उसी को मास मूवमेंट कहा जाता है कि लोगों का हुजूम चला है किसी चीजों को चेंज करने के लिए। तो वहां पे तरह की अलग अलग इंसिडेंट होते रहते हैं। इससे पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पूरे जो लॉन्ग टर्म में कॉज है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता कि हमें एजुकेशन सिस्टम में हमारी कमी है, हमें खराबी है और उसको हम चेंज करना है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे कि रिजाइन से क्या हो जाएगा, क्या एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही एक से सब कुछ बदल सकता है। सोनम वांगचुक जी का यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, उसे कोट करना चाहूंगा कि जवाबदेहिता कम से कम सुनिश्चित होगी, कम से कम सरकार जवाब देना सीखेगी कि अगर हमसे कुछ गलती होती है तो उसका अकाउंटेबल कौन है, इसकी शुरुआत होगी। कल के डेट में आपको अगर इलाज करवाना होगा तो जो अमीर के बच्चे हैं, जो अपने आप को वेल प्लान्ड बिजनेसमैन के अपने बच्चे समझते हैं, वो तो जाके विदेश में अपना इलाज करवा पाएंगे, पर हम और आप जैसे आम आदमी और हमारे जो बच्चे हैं वो सफर करेंगे, वो इलाज के लिए तरसेंगे और उनका इलाज ऐसे लोग करेंगे जो इस धांधली वाले पेपर को खरीद के डॉक्टर बनेंगे, इस धांधली वाले पेपर को खरीद के कोई इंजीनियर बनेगा, और ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे हम लोग बैठ के काम कर रहे होंगे और वो बिल्डिंग्स गिर पड़ेंगी और हम लोग मर जाएंगे और दब के मर जाएंगे, क्योंकि वो हम लोगों ने उस समय सवाल नहीं किया जिस समय ये धांधली हो रही थी, जिस समय देश में एक नंगा नाच चल रहा था इसको लेके कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसको क्या करना है। उस समय हम लोगों ने शांत रहा, और उस शांत रहने का नतीजा ये होता कि कल के डेट में आम आदमी जो है वो सफर करेगा। ये बड़ा कॉज है, ना कि ये कॉज है कि किसी का रेजिग्नेशन होने से क्या सिस्टम परिवर्तन हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, परंतु एक शुरुआत होगी, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट की जो की नीड है, जो कि हमें डिस्टिंग्विश करती है मोनार्कियल गवर्नमेंट से, वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, चाइना की डिक्टेटरशिप से, उससे। तो हम आगे आने वाली सरकारों को ये दिमाग में ये रहेगा कि अगर मैंने काम नहीं किया या मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं अकाउंटेबल हूंगा, मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं करूंगा तो सरकार कल की डेट में मुझसे इस्तीफा ले सकती है। इसकी शुरुआत होगी, और जब ये शुरुआत अगर आप नहीं करने देंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तीसरी बड़ी बात, ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आ रही हैं, अपोजिशन को कोई काम नहीं है, वो साथ में आ रही है, इनके साथ आ रही है, इनको फंड कर रही है। तो मैंने कहा कि जब लॉन्ग टर्म गोल के साथ सब लोग एकत्रित होते हैं एक मंच पे, तो वहां पे ये नहीं देखा जाता कि छोटे मोटे चीजें या कौन साथ आ रहा है कौन साथ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब जनता साथ आती रहती है तो आज जैसा हाल दिल्ली में हुआ वैसे होता है कि सरकार तो पहले 400 लोगों को देख के अनदेखा कर रही थी कि यहाँ पे कौन पहुंचेगा और कौन क्या ही कर लेगा, परंतु आज वही सरकार, अगर ये लोग सीआईए फंडेड है, अगर ये लोग आयसा के फंडेड है, तो आप क्यों इनसे संवाद कर रहे हैं, आप इनके साथ क्यों मंच साझा करने के लिए आए हैं। ये जेपी नड्डा से सवाल है कि अगर ये लोग आतंकवादी ही थे या ये लोग दहशतगर्दी ही फैलाने आए थे, तो आप दहशतगर्द का साथ दे रहे हैं तो आप भी तो दहशतगर्द कहलाएंगे। तो सरकार को घुटनों पे आके मजबूर होना पड़ता है जब मास मूवमेंट होता है, जब हमारे और आपके जैसे लोग सवाल करना शुरू करते हैं और सवाल का जवाब सरकार से मांगने के लिए रोड पे उतरते हैं। रोड पे जब उतरते हैं तो सरकारों को झुकना पड़ता है, और सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये मास मूवमेंट है। बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि किसी बेसिक नेसेसिटी कॉज को लेके इतना मास मूवमेंट मोबिलाइज हुआ है, और ये किसी के द्वारा खरीदा गया, किसी के द्वारा बुलाया गया, किसी के द्वारा जताया गया ये आंदोलन नहीं है, परंतु ये एक जेन्युइन कॉज के लिए एकत्रित हुए लोग हैं, जिनका कॉज बड़ा है, जिनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, जो अलग अलग नारे दे सकते हैं, परंतु चाहते सब एक चीज है, एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म।